हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, फौजन अकेडमी, पूर्वी दिल्ली। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट रिफ्रैक्शन। रे ऑप्टिक्स में पहला पार्ट मैंने कंप्लीट किया था, रिफ्रैक्शन। अब जो दूसरा पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डिस्पर्शन, मतलब अबाउट प्रिज्म। करेक्ट? तो आपको मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूं, होता क्या क्या है, कैसे कैसे आपको करना है। आइए देखते हैं। तो दिस इज अ प्रिज्म, एक प्रिज्म है। करेक्ट? प्रिज्म में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या एपेक्स एंगल। जैसे अगर आपका ये ट्रायंगल जो प्रिज्म है वो इक्विलेटरल है तो सारे एंगल सेम होंगे 60 डिग्री। दैट्स व्हाई द एंगल ऑफ प्रिज्म बिकम 60 डिग्री। इसको हम एपेक्स एंगल भी कहते हैं। लेकिन अगर आपका राइट एंगल प्रिज्म है तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सो दैट 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म या एपेक्स एंगल। करेक्ट? तो हम इस प्रिज्म की बात करते हैं। इसके इस एंगल को मान लिया गया एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक? तो मैंने क्या किया, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। दिस इज नॉर्मल। अब देखिएगा ध्यान से, नॉर्मल। तो उसके बाद क्या किया मैंने, हाँ जी, उसके बाद मैंने यहां से एक रे को इंसिडेंट करवाया ऐसे। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट। देखा गया जब कोई रे टूडेंस की तरफ गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे फिर मैंने क्या किया भाई, फिर मैंने यहां देखिएगा सर, फिर मैंने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया लाइक दिस, नॉर्मल। फिर मैंने देखा कि जो रे यहां से फिर बाहर निकली नॉर्मल से किसी प्रॉपर एंगल पे, दैट इज कॉल्ड एज एमर्जेंट रे एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एमर्जेंस। दोबारा, सो प्रिज्म का जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ये देखिए लिख दिया मैंने ए। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर इसे कहते हैं हम लोग एपेक्स एंगल। एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर एपेक्स एंगल। जी। नंबर 2 देखते हैं सर, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। जी, नंबर 2, चलिए नंबर 2 देखते हैं बेटा। यहां पे सर, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये वाला एंगल R1 है, ये वाला एंगल R2 है। दीज टू आर कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दीज टू आर कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम यहां पे I कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज E, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ emergence, emergence, angle of incidence and angle of emergence। एंड यहां पे जो R1 एंड R2 है इसे कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट। तो एक बार फिर से बताता हूं सर, किसी प्रिज्म में जो सबसे बड़ा एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। नॉर्मल से ये रे जितने डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुई एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर रिफ्रैक्ट हुई रे टू डेंसर R1 I से छोटा होगा। जब ये यहां पे इंसिडेंट हुई ये R2 कहलाया, जब बाहर निकला एंगल ऑफ एमरजेंस। सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 4 एंगल्स हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। कंस्ट्रक्शन में सर अगर मैं इसको पीछे की तरफ प्रोलॉन्ग कर लूं ऐसे, तो बेटा ये वाला जो एंगल बनेगा ना, दिस एंगल सर लिखा गया 180 माइनस R1 प्लस R2। ये देखिए 180 माइनस R1 प्लस R2 कैसे बेटा? आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को, जिसपे एक एंगल R1 है, एक एंगल R2 है। ये तीसरा एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 में R1 प्लस R2 को माइनस कर दीजिए, थर्ड एंगल आपका आ जाएगा। करेक्ट? अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है सर, हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया जो ध्यान से देखा जाए इन तमाम पॉइंट से होकर के गुजरेगा, ऐसे इन तमाम पॉइंट से होकर के गुजरेगा। अगर मैं इसका नाम लिख दूं, चलो यहां लिख दूं मैं M, यहां लिख दूं मैं चलो B, यहां लिख दूं मैंने C, और इस पॉइंट का नाम लिख दूं D। तो बेटा ध्यान से देखो, आपने जो सर्कल बनाया है ना, इसको मैं बाहर बना के दिखाता हूं सर। B से M, B से M, फिर M से D, फिर B से C एंड फिर C से D। यस, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है क्योंकि इस कोऑर्डिनेटर के चारों कॉर्नर सर्कल पे पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल कितना बोलो 180 माइनस R1 प्लस R2 है। राइट? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की खासियत होती है कि बेटा जी इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बोलो 180 डिग्री के बराबर होता है। सो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको सिखाया। अब जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं।
तो मैं फिर से इस फिगर को दोबारा बनाऊंगा और वो होगा आपका मेन फिगर, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सर मैं यहां बना देता हूं बेटा, दिस इज अ प्रिज्म जी। सर मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया और उसके बाद जी, उसके बाद मैंने क्या किया बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखना, हमने एक रे को इंसिडेंट करवाया, सो दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। सर जब वो रे आपकी यहाँ पे गई तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर जब वो यहाँ पे आई, इस एंगल को मान लिया गया R2, जब वो बाहर निकला नॉर्मल से, सर लिखा गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट। सर दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब उसके बाद आपने क्या किया बेटा, ये देखिएगा सर, उसके बाद आपने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया और आपने कहा कि ये वाला जो एंगल बना वो लिखा गया 180 माइनस R1 प्लस R2, राइट, एंड दिस एंगल इज दिस। अब आगे की कहानी, एक्चुअली जो देख रहे हो, ये जो आप रे देख रहे हो इंसिडेंट रे ना, उसको जाना चाहिए था सीधा, गया बेटा, नहीं गया। हाँ जी, एक्चुअल में इसको जाना चाहिए था सीधा, डॉटेड बनाएंगे आप इस तरह से, गया नहीं गया। अगर मैं इसको डॉटेड पीछे की तरफ प्रोलॉन्ग कर लूं ऐसे, तो बेटा ये जो रे बिल्कुल जाना चाहिए था सीधा, नहीं गई, किसी प्रॉपर एंगल पे बेंड होकर के बाहर गई। नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। सर एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। सर मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ये देखिए ध्यान से, इस तरह से देखा गया, ये सर्कल इन तमाम पॉइंट से होकर के क्या कर गुजरा। सर अब पूरा पूरा नॉमिनेशन कर लेते, आइए इस पॉइंट का नाम रखते हैं बी, यहाँ लिखा गया सी, चलो इस पॉइंट का नाम यहाँ दिया गया, इस वाले पॉइंट का नाम लिख दिया गया डी। सर यहाँ लिखा गया ई, यहाँ लिखा गया एफ, बच्चे यहाँ लिखा गया जी, एच, के, यहाँ लिखा गया एल, यहाँ क्या लिखा गया एम। सर सारे पॉइंट को मैंने नॉमिनेट कर दिया। अब प्रिज्म के अंदर दो फार्मूले होते हैं, पहला होता है प्रिज्म फार्मूला, मतलब फॉर्मूला नंबर 1, आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। यस सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस शुड बी इक्वल्स टू सर एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कैसे होते हैं वो मैं आपको समझा, एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, यहां पे आया एंगल ऑफ डेविएशन, क्या है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को बाहर निकालें, बेटा ध्यान से देखिएगा, ऐसे ये लाइन डी जी, डी डी, सर देखिए ये डॉटेड लाइन है और ये आपका डॉटेड लाइन है, से यहां लिखा गया ई, यहां लिखा गया एफ, इस एंगल को मान लिया गया डेल्टा। ये देखो दिस एंगल इक्वल्स टू डेल्टा। इस ट्रायंगल को फोकस करो, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है एक्सटर्नल एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल, मतलब ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो एक एक को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा, अगर ये वाला एंगल आई है तो 100% ये वाला एंगल भी पूरा कितना होगा, आई। कैसे, वर्टिकल एंड अपोजिट। फिर से देखिएगा ध्यान से, अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई, और इस आई में ये वाला एंगल आर है तो ये कितना हो गया, बोलो आई माइनस आर। मतलब ये आपने निकाल लिया बेटा आई माइनस कितना, बोलो R1। दोबारा देखो सर, ये वाला एंगल आपका कितना, बोलो आई है, तो वर्टिकल अपोजिट ये वाला एंगल भी कितना हो गया, आई। सर इतना एंगल कितना, बोलो R1 है, तो आपको ये वाला एंगल कितना हो गया, आई माइनस आर। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे एंगल ई है तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक भी कितना होगा, ई होगा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट, राइट। सर अगर ये ई है, ये आपका R2 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो ई माइनस R2, ई माइनस आर। अब फंडा क्या है, फंडा ये है एक्सटर्नल एंगल इन दोनों इंटरनल एंगल के सम के क्या होगा, बराबर हो। ध्यान से देखो, ये एक्सटर्नल इन दोनों इंटरनल एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने लिखा है यहाँ पर डेल्टा, तो लिख दिया आई प्लस ई एक साथ और माइनस R1 प्लस R2 एक साथ, R1 प्लस R2 एक साथ। अब हमें करना यह है सर, R1 प्लस R2 को यहां लाना है LHS में और लिख दिया गया I प्लस ई। लो जी, हमने एक रिलेशन बना ली, राइट। तो एक छोटी सी बात आपको समझ में आ गई, हमें इस ट्रायंगल की हेल्प लेनी है, एक्सटर्नल एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल, और आधा काम हमारा हो गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। चलो भाई, पहले मैंने सर्कल बना के आपको यहां दिखाना है, तो देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट का नाम डी है, इस पॉइंट का नाम एम है। ये देखिए यहाँ लिखा गया डी, यहाँ क्या लिखा गया एम। सर ये एम है, यहाँ पे बना गया जी, दिस इज जी। सर ये डी है, ये एल है, डी से कितना हो गया एल, और एल से कितना हो गया जी। बेटा ध्यान से देखो, क्या एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है
जिसके सारे कॉर्नर किस पे हैं, सर्कल पे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल 180 माइनस R1 प्लस R2। तो हमें पढ़ाया गया था 180 माइनस R1 प्लस R2 एंड प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे सर? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। देखा बेटा को यहाँ से 180 से 180 कट गया तो लिखा गया R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए। मतलब मैंने प्रूफ किया R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। सर इन दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब R1 R2 का सम हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के क्या होता है, बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर मैं R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए को यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या निकलेगा, बोलो? डेल्टा प्लस ए इक्वल्स टू आई प्लस, देखो ध्यान से, डेल्टा प्लस ए इक्वल्स टू आई प्लस ई, मतलब आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। तो पहला फॉर्मूला निकल गया प्रिज्म फार्मूला, आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। राइट, एक ही फंडा था, हमें डेल्टा निकालने के लिए ट्रायंगल की हेल्प लेनी है सर। एक्सटर्नल एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180। इन थॉट्स का इस्तेमाल कीजिए एंड प्रूव कीजिए आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। एक बात मैंने ये प्रूव की। अब आया प्रिज्म का दूसरा फार्मूला, देखते हैं बेटा। अगला फार्मूला हमें प्रूव करना है सर, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, जहां पे डेल्टा एम को कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। सर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले का बेसिक फंडा क्या है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। यस, एक्चुअल में ये वाला हिस्सा आई है और ये वाला हिस्सा क्या है, बोलो? आर है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर अ प्रिज्म, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। तो मोटिव क्या है? मोटिव है हमें आई को प्रूव करना ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और आर को प्रूव करना है कितना, ए बाई 2। शर्त है हम चाहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो थोड़ा इस बात को ध्यान से समझिए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन सर कैसे करेंगे, राइट। चलो अब देखो बेटा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ जी सर, इस ट्रायंगल को फोकस करो बेटा, यहां पे दिस इज ट्रायंगल, राइट, दिस इज ट्रायंगल। सर मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया और नॉर्मल से एक रे को इंसिडेंट करवाया। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, राइट। ध्यान से देखना सर, मैं इस रेड रे के बारे में बता रहा हूं सर। अगर ये जो रेड रे अंदर गई है जो R1 R2 बनाती है, अगर वो लगभग इस बेस के पैरेलल हो जाए, लगभग के इसके पैरेलल हो जाए, और अगर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया यहां से तो जो रे बाहर निकलेगी उसको कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। और बेटा इसको पीछे की तरफ प्रोलॉन्ग करेंगे, इसको पीछे की तरफ प्रोलॉन्ग करेंगे, ये जो एंगल बनेगा यही कहलाएगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब मैं समझाता हूं सर। इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखेंगे आप, ऐसे देखिए बेटा, यहाँ पे ये देखिए सर। सर आपने नॉर्मल से रे को इंसिडेंट करवाया, इस तरह से झुकाया और इसको क्या किया, बाहर निकाला। सर आपने इसको यहां मिलाया बेटा, इसको यहां मिलाया, आपने बोला दिस इज डेविएशन एंगल। मैंने कहा ये वाला एंगल कम चाहिए, मिनिमम चाहिए, कम चाहिए। तो देख बेटा, ये रे तो बिल्कुल सीधी जाएगी, फर्क कहां पड़ेगा, ये जो रे देख रहे हो ये वाला, इसको थोड़ा आपको ऊपर करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इस वाली रे को थोड़ा ऊपर की तरफ करूं ऐसे, तो एंगल क्या होगा, छोटा हो जाए, होता जाएगा ना। इस रे को हम कहां तक ऊपर कर सकते हैं सर, जब तक कि ये वाली रे इसके पैरेलल ना हो जाए, इसके ऊपर नहीं कर सकते। तभी तो मैंने कहा कि अगर ये वाली रे इसके लगभग पैरेलल हो गई तो ये जो एंगल होगा बहुत छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बेटा ये वाला एंगल R1, ये वाला एंगल R2, पहली शर्त दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे भाई, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के लगभग क्या हो गई, बराबर हो गई। दैट्स व्हाई ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और अगर ये एंगल बराबर हुआ तो फिर I इक्वल्स टू E भी हो जाए, मतलब R1 इक्वल्स टू R2 होगा, तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी लगभग एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या होगा, बराबर हो जाए। तो कुल मिला के बात कहने को सर, अगर डेविएशन एंगल मिनिमम है, अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो डेविएशन एंगल था क्या हो, कम हो जाए, सबसे कम हो, तो उसके लिए में क्या करना पड़ेगा सर, रे को लगभग बेस के पैरेलल करना पड़ेगा, तब जाके एंगल ऑफ डेविएशन आपको सबसे कम मिलेगा। उस कंडीशन में I इक्वल्स टू E हो जाएगा और R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। सर हमने लिखा वी नो दैट, अभी आपने क्या क्या प्रूफ किया, ध्यान से समझना।
आपने प्रूव किया था R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, यस सर। और अब आप कह रहे हो सर कि डेविएशन एंगल के लिए दोनों बराबर होंगे, तो मैंने दिया सर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R1। लो भाई, तो लिखा गया R प्लस R इक्वल टू ए, नाउ 2R इक्वल टू ए। R क्या लिखा गया? A/2, आधा काम हो गया। अब सर सुनो, आपने प्रूफ किया था I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, यस, I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। सर I की जगह पर I, E की जगह पर I, A की जगह पर A और डेल्टा M की जगह पर डेल्टा M। अगर हम डेल्टा की जगह पर डेल्टा M लिखते हैं, देन वी कैन से I शुड बी इक्वल टू कितना हो गया? E, या E शुड बी इक्वल टू I। चलिए, हमने लिखा यहाँ पर 2I इक्वल टू ए प्लस डेल्टा M। बेटा जो I निकला वो निकला A प्लस डेल्टा M बाई 2, दिस इज I इक्वल टू ए प्लस डेल्टा M बाई 2। अब आइए सर, फार्मूला क्या था भाई? फार्मूला था म्यू इक्वल टू साइन I बाई साइन R। तो आप यहां लिखेंगे साइन I की जगह पे A प्लस डेल्टा M बाई 2 और R की जगह पे लिखेंगे आप साइन A बाई 2। ये देखिए, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला, साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइड बाई कितना होंगे? साइन A बाई 2। आगे सुनिए, अब अगर मैं यहां पर डेविएशन एंगल और वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस डायग्राम ड्रॉ करूं, तो हम देखते हैं सर एक किस तरह से पैराबोला मिलता है सर। यहां पर सर इसको यहां मिला देंगे बेटा, इसे कहोगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यहां देखो लिखा गया मैक्सिमम, यहां लिखा गया मैक्सिमम, यहां पे क्या लिखा गया? मिनिमम। यस, मतलब ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ रहा है, बट पहले डेविएशन एंगल मैक्सिमम था, घट के कितना हुआ? मिनिमम, फिर मिनिमम से बढ़ के कैसा हुआ? मैक्सिमम। सो दिस इज ग्राफ बिटवीन डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ प्रिज्म। तो प्रिज्म का दो फॉर्मूला था, पहला I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एंड दूसरा म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई। इससे थोड़ा आगे भी है, वो देखते हैं सर। क्या आगे बेटा? चलिए देखते हैं सर। सर हमने लिखा यहां पे, अभी आपने प्रूव किया बेटा, म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2। ये प्रूफ किया ना? अब सुनिए, मैंने लिखा इफ प्रिज्म इज वेरी थिन एंड स्मॉल। चले, अगर पिन बहुत छोटा और बहुत पतला हो, जैसे सोप बबल, साबुन का बबल है, जो उस पर लाइट पड़ती है ना तो स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ता है, क्योंकि बबल की वॉल थिन होती है, तो बबल छोटे छोटे और पतले पतले प्रिज्मों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। अगर पिन बहुत छोटा और बहुत पतला हुआ तो होगा क्या सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका छोटा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इमर्जेंस भी क्या होगा? आपका छोटा हो जाएगा। और अगर छोटा हुआ तो याद है बेटा ना, तो वी कैन से साइन I इक्वल टू I, साइन R इक्वल टू R, क्योंकि छोटे एंगल्स के लिए साइन I इक्वल टू I, साइन R इक्वल टू कितना होता है? R होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा म्यू, सर साइन हटा दिया तो लिखा गया A प्लस डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई A बाई 2। अब मिनिमम डेविएशन मत लिखना, सिर्फ लिखना आप डेविएशन। बेटा यहां देखिए, तो लिखा गया म्यू, तो लिखा गया A प्लस डेल्टा डिवाइड बाई कितना हो गया? A प्लस डेल्टा डिवाइड बाई A। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू A इक्वल टू A प्लस डेल्टा, डेल्टा लिखा गया म्यू A माइनस A। कैसे? मैंने A को इधर कर दिया। बच्चे ध्यान से देखो, अगर यहां से A कॉमन निकाल लोगे, निकलेगा म्यू माइनस 1, तो डेल्टा निकला A इन ब्रैकेट म्यू माइनस। ओके, इसका मतलब अगर पिन बहुत छोटा और बहुत पतला हो तो उसके डेविएशन फॉर्मूला होता है A इन ब्रैकेट म्यू माइनस। सो वी हैव टू फॉर्मूला फॉर प्रिज्म, I प्लस ई इक्वल टू A प्लस डेल्टा एंड दूसरा म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2। एंड अगर पिन बहुत छोटा और बहुत पतला हो तो डेल्टा इक्वल टू A इन ब्रैकेट म्यू माइनस। क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, अब सुनिए, हेडिंग है सर, टॉपिक है डिस्पर्शन। क्या बेटा? डिस्पर्शन। तो लिखा गया डिस्पर क्या होता है? देखो, हम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती है तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में टूट जाती है। टूटने या बिखरने की इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्शन। आप इसे ऐसे कह सकते हो, व्हेन अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, POLY, व्हेन अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, क्रोम रिलेटेड टू कलर, मतलब एक ऐसी लाइट जिसके अंदर कलर की संख्या एक से ज्यादा हो, उसे कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। व्हेन अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म एंड स्प्लिट
into its monochromatic color components, then the phenomena is called as dispersion. मतलब जब एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट किसी प्रिज्म से पास आउट होती है तो अपने ही मोनोक्रोमेटिक कंपोनेंट्स में टूट जाती है। टूटने के इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्शन। क्या कहते हैं बच्चे? डिस्पर्शन कहते हैं। तो आइए सर, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक प्रिज्म बनाया। प्रिज्म बनाने के बाद यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ पे एक लाइट इंसेंट करवाया जिसे हम कह सकते हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट सर नाम लिखा गया पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। सर पास होने के बाद देखा गया बच्चों, क्या देखा गया कि अपने कलर्स में क्या हो रही है, टूट रही है। चलो भाई, इस तरह से पहला कलर, देखो बहुत सारे कलर्स हैं, अब मैं सभी कलर का अलग अलग कलर नहीं लूंगा, मैं बना देता हूं बस। ये देखिए 3 4 5 6 एंड अपने कलर्स में क्या होगी, टूट गई। सर यहां देखिएगा ध्यान से, सर मैंने यहां लगा दिया स्क्रीन। जी हाँ, यहाँ क्या लिखा, स्क्रीन। मैंने देखा सर ये रेड वाली कलर लाइट यहाँ पे पाई गई सर। उसके बाद सारे कलर्स को मैं व्हाइट ही ले लेता हूं मैं, देखिएगा ध्यान से सर। 2 3 4 5 6 और ये 7। अब पूरी बात सुनिएगा सर, यहाँ लिखा गया विबग्योर, विब GYO, यस सर। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। देखिए जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास आउट हुई तो देखा गया व्हाइट लाइट इट इज कॉल्ड एज पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जिसके अंदर कलर की संख्या 7 है। देख रहे हैं आपको सर, वो सारे के सारे कलर्स आपको अलग अलग स्क्रीन पर दिखाई पड़े। ये अलग अलग होने की जो फिनोमेना है ना, उसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। सर एक्चुअल में इस व्हाइट लाइट को जाना चाहिए था सीधा, गया नहीं गया। अब पूरी बात को सुनिए सर। हुआ ये, रेड वाली लाइट को अगर पीछे की तरफ प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, so this is called as deviation angle for red color, deviation angle for red color। उसके बाद तमाम कलर्स को देखिए ध्यान से सर, सबसे बड़ा वाला जो डेविएशन है वो किसका है, वायलेट कलर। किसका भैया, वायलेट कलर का है। मतलब द लार्जेस्ट एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस स्पेक्ट्रम फॉर द वायलेट कलर एंड स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड एज रेड कलर, राइट। बीच में ध्यान से देखो सर, यहाँ पे 3 कलर ऊपर, 3 कलर नीचे, बीच में क्या गया, ग्रीन। बीच में क्या आ गया, ग्रीन। सो ग्रीन कलर इज कॉल्ड एज मीन कलर। बिल्कुल गलत जवाब, नो। ग्रीन कलर को हम मीन कलर नहीं कहते हैं, एक्चुअल में हम येलो कलर को मीन कलर कहते हैं। हम येलो कलर को मीन कलर कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि येलो कलर का वेवलेंथ बाकी अदर कलर्स के मीन के बराबर होता है। इन शॉर्ट वी कैन से द वेवलेंथ ऑफ येलो कलर इज मीन ऑफ अदर कलर्स। इन शॉर्ट वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर येलो कलर इज मीन ऑफ अदर कलर। क्लियर। अब आते हैं बेटा, यहां ध्यान से देखना, आप रेड से वायलेट की तरफ गए, ऊपर से नीचे। ध्यान रखिए सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करे जी। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और वायलेट कलर का सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा सुनिए, अगर आप रेड से वायलेट की तरफ गए तो वेवलेंथ आपका डिक्रीज करे। वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है रेड कलर का होता है स्पेक्ट्रम में, सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट कलर का। इसका मतलब स्पेक्ट्रम में अगर रेड से वायलेट की तरफ जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, और अगर स्पेक्ट्रम में आप रेड से वायलेट की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आपने पढ़ा था सर, डेविएशन इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट म्यू -1, दिस इज ए। अब ए तो सबके लिए सेम होगा। तो सबसे बड़ी बात, क्या हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, नहीं, इसलिए सबका डेविएशन एंगल क्या है, अलग अलग है। क्योंकि डेविएशन अलग अलग है, इसीलिए वो अलग अलग दिखाई पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले कॉज ऑफ डिस्पर्शन, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे सर लिखा गया डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग पावर। स्कैटरिंग पावर, बिखरने की क्षमता। सर लिखा गया डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग पावर। मतलब जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका डेविएशन एंगल सबसे कम होगा। देख लीजिए, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर का, तो डेविएशन एंगल सबसे कम किसका है, रेड कलर का ही है सर। और सबसे बड़ा, सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी, बोलो, व्हाइट कलर का, तो सबसे बड़ा डेविएशन एंगल उसी का। तो इसको ध्यान से देखना। इसका मतलब अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो डेविएशन एंगल भी क्या होगा, अलग होगा। अगर डेविएशन एंगल अलग होगा तभी वो अपने अलग अलग कलर्स में क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो व्हाट इज कॉज ऑफ डिस्पर्शन, पहला डिफरेंट वेवलेंथ फॉर डिफरेंट कलर, दूसरा
different refractive index for different colors. So what is dispersion? When a polychromatic light is passing through a prism, split or breaks into its monochromatic components, the phenomena is called as dispersion. Dispersion का बेसिक फंडा है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसीलिए उनका डेविएशन एंगल अलग होने की वजह से हमें स्क्रीन पर अलग अलग कलर दिखाई पड़ता है. यही फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है? डिस्पर्शन कहलाता है. क्लियर हो गया? येलो कलर इज कॉल्ड मीन कलर, क्योंकि येलो कलर का वेवलेंथ, क्योंकि येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकी अदर कलर्स के मीन के क्या होता है? बराबर होता है. दैट्स व्हाई येलो कलर इज कॉल्ड एज मीन कलर. क्लियर? अब थोड़ी बातें और. हाँ बेटा सुनिएगा थोड़ा. ठीक, अब इस डिस्पर्शन में कुछ बातें होती सर. सबसे पहले बात है सर एंगुलर डिस्पर्शन. एंगुलर डिस्पर्शन जी, इसको कहते हैं थीटा. एंगुलर डिस्पर्शन क्या कहेंगे आप? थीटा. आइए, आपने स्पेक्ट्रम में देखा था, क्या पढ़ा था आपने? विबग्योर, DYO, राइट सर. ये देखो कुछ ऐसे बनाया था आपने ना. रियल ट्रैक ये था, इसे कहा गया डेविएशन एंगल फॉर रेड कलर, इसको लिखा था डेविएशन एंगल फॉर वायलेट कलर. यही था ना विबग्योर स्पेक्ट्रम में. तो मेरी बात को ध्यान से सुनो सर. एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? इनमें से कोई सा दो कलर चूज कर लो, इनमें से कोई सा भी दो कलर चूज कर लीजिए, उनके डेविएशन एंगल का जो डिफरेंस होता है ना, उसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन. स्पेक्ट्रम में चूज एनी टू कलर्स और उनके एंगल ऑफ डेविएशन को आप माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसे कहेंगे एंगुलर. तो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? इट इज डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर टू कलर्स या बिटवीन टू कलर्स. दो कलर्स के बीच में जो डेविएशन एंगल पाया गया, दो कलर्स का जो एंगल ऑफ डेविएशन पाया गया, उनका जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन. क्लियर? तो भाई अगर मैं लिखूं मैक्सिमम एंगुलर डिस्पर्शन, मैं लिखा थीटा मैक्सिमम, तो थीटा मैक्सिमम निकालने के लिए क्या लिखोगे आप? डेल्टा V माइनस डेल्टा R. यस, आपने क्या बोला कि भैया एंगुलर डिस्पर्शन होता है तो डिफरेंट कलर्स के डेविएशन एंगल का डिफरेंस. मैंने पूछा बताइए मैक्सिमम एंगुलर डिस्पर्शन क्या होगा? तो मैक्सिमम क्या होगा भाई? सबसे बड़ा वायलेट का है, सबसे छोटा क्या है? रेड कलर का है. इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा उसे क्या कहोगे आप? मैक्सिमम एंगुलर डिस्पर्शन कहोगे आप. सर अभी आपने पढ़ा था सर डेल्टा इक्वल्स टू A इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, पढ़ा था बेटा. तो आइए अगर मैं लिखता हूं सर थीटा मैक्सिमा, इसके लिखेंगे A और लिखेंगे म्यू V माइनस 1, राइट. इसका हो गया बेटा. इसका क्या लिखोगे? A और लिखोगे आप म्यू R माइनस 1. ठीक है सर. आइए इसमें से A कॉमन निकालोगे, लिखोगे म्यू V माइनस 1 और लिखोगे म्यू R प्लस 1. म्यू R प्लस 1 बेटा. इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा A म्यू V माइनस कितना हो गया? म्यू R. दिस इज मैक्सिमम एंगुलर डिस्पर्शन. करेक्ट. अब एक नया वर्ड आता है, उसे कहते हैं डिस्पर्सिव पावर. यस सर. तो एक काम करता हूं मैं, थीटा मैक्सिमम को यहां पे सेव कर लेता हूं. A लिखा गया म्यू V माइनस कितना भाई? म्यू R. दिस इज मैक्सिमम एंगुलर डिस्पर्शन. आइए अब बात को समझिए. तो मैं इतने हिस्से को बिठा रहा हूं सर. अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर डिस्पर्सिव पावर. यस सर. हाँ जी, हेडिंग है सर आपका डिस्पर्सिव पावर. डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म, इसको कहते हैं ओमेगा. डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म, इसको कहते हैं ओमेगा. सर डिस्पर्सिव पावर तो लिखा गया थीटा मैक्सिमम डिवाइड बाय डेल्टा वाई. जी सर. किसी प्रिज्म के डिस्पर्सिव पावर को अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके मैक्सिमम एंगुलर डिस्पर्शन में मीन एंगल ऑफ डेविएशन से डिवाइड. बताइए मीन एंगल ऑफ डेविएशन किस कलर का होगा? ऑफ कोर्स येलो कलर का होगा. तो अगर किसी प्रिज्म के मैक्सिमम एंगुलर डिस्पर्शन में उसके मीन एंगल से डिवाइड कर दिया जाए, मीन डेविएशन एंगल से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो आएगा उसे कहते हैं डिस्पर्सिव पावर. ये तो बात पहले पूरी समझ लो. चलो भाई, तो इसके पे क्या लिखा गया? A म्यू V माइनस. सब फॉर्मूला क्या होता है? A इन ब्रैकेट म्यू I माइनस 1. तो येलो कलर के लिए क्या लिखोगे? A इन ब्रैकेट म्यू I माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या आपका? बचेगा म्यू V माइनस म्यू R डिवाइड बाई, तो लिखोगे म्यू I माइनस 1. दिस इज डिस्पर्सिव पावर. ऑफ कोर्स यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस. अब यहां ध्यान से देखेगा, लिखा गया म्यू I तो लिखा गया म्यू V प्लस म्यू R और बाई 2. यस. येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट और रेड कलर के मीन के क्या होगा? बराबर होगा. हमारे न्यूमेरिकल में सिर्फ वायलेट और रेड
दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, रेड वाले का सॉरी येलो का गिवन नहीं होगा। हाँ तो हम ये निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, डिस्पर्सिव पावर आपका निकल जाए। तो कुल मिला के बात समझ में आई। डिस्पर्सिव पावर आपने लिखा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई म्यू वाई माइनस, करेक्ट। अब थोड़ी बात को समझो बेटा, चलो जी। एक्चुअल में डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या होता है? जब किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास की जाती है तो हमें स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ता। देखो अब देखने के तरीके क्या होते हैं। स्क्रीन पर आपको रेड कलर दिखाई पड़ा, फिर थोड़ा सा गैप हुआ, फिर दूसरा कलर, फिर थोड़ा सा गैप, फिर तीसरा कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, इस तरह से। चलो ये गैप है, ये गैप, ये गैप, फिर उसके बाद ये गैप, उसके बाद ये गैप, उसके बाद ये गैप। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और मान लो ये 7 कलर आ गए। सर यहां ध्यान से देखिए, ये वॉयलेट कलर का होगा, ये क्या होगा, रेड कलर का। ये देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा अगर आपको स्क्रीन पर हर कलर का अलग अलग बैंड दिखाई पड़े, बैंड, और हर 2 बैंड के बीच में ब्लैक हो, स्पेस हो, मतलब दोनों बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें, अलग अलग दिखाई पड़े, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। क्लियर स्पेक्ट्रम यही होता है, राइट। एक प्रिज्म ऐसा होगा। सर दूसरे प्रिज्म ने क्या किया, स्क्रीन पर सारे कलर को आपस में ओवरलैपिंग मोड में दिखा दिया। सारे कलर दिखाई तो पड़ रहे हैं लेकिन ओवरलैप दिखा रहे हैं, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसका मतलब इस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर कम है, इस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर क्या है, ज्यादा है। तो एक्चुअल में डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है किसी प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर उसके अंदर से कोई पॉलीक्रोमेटिक लाइट पास हुई तो उसे मोनोक्रोमेटिक कंपोनेंट में ब्रेक तो करेगा और हर कलर को अलग अलग करके दिखाई पड़ेगा। अगर ऐसा है तो उस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर क्या है, अच्छा है, राइट। डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिपेंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस। जैसे नीट एंट्रेंस से पूछा गया था कि एक प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर निकालिए, अगर मैक्सिमम डेविएशन के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.6 है। आपको पता है मैक्सिमम डेविएशन किसके लिए होता है, वायलेट कलर के लिए, तो उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.6 है। और कहा गया मिनिमम डेविएशन के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.4 है। मिनिमम डेविएशन किसका होता है, रेड कलर का, वो कितना हो गया, 1.4 हो गया। तो आप यहां से म्यू वाई निकाल सकते हो, 1.6 1.4 डिवाइड बाय 2 क्या लिखोगे, 1.5 लिख सकते हो। अब निकालोगे डिस्पर्सिव पावर, फार्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई म्यू वाई माइनस 1। सर लिखा गया 1.6 1.4 डिवाइड बाई 1.5 माइनस 1। बेटा सॉल्व करेंगे 0.2 डिवाइड बाई 0.5, सॉल्व किया गया 0.4 आ गया। दिस इज डिस्पर्सिव पावर, राइट। तो डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू हमेशा एक से क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर। सो दिस इज अबाउट डिस्पर्सिव पावर, राइट। अब कुछ बातें और भी हैं, उसको भी हम समझते हैं प्रिज्म के बारे में। सर अब थोड़ा यहां देखिएगा, एक छोटी सी बात है नोट के फॉर्म में। सर दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज अनदर प्रिज्म। ऐसे बहुत सारे प्रिज्म को एक के बाद एक अरेंज किया। चलिए इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ये लिया गया, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, इसका ये है, इसका ये है, और बेटा इसका ये। सबका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, μ1 μ2 μ3 μ4 एंड μ5, राइट। समझ क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। हाँ जी चल दोबारा देखते हैं। हाँ जी इसको थोड़ा बना लेते हैं ऐसे। ठीक सर मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया और यहां से एक रे को इंसिडेंट करवाया, करेक्ट। मैंने पूछा बताइए ये प्रिज्म की ग्रुपिंग देख रहे हो, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, उसका नेट एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो, नेट एंगल ऑफ डेविएशन क्या। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इसकी ए वैल्यू ऊपर है ना, इसको माना गया पॉजिटिव, यहाँ पे नीचे है मान लिया गया नेगेटिव, ऊपर है क्या माना गया पॉजिटिव, नीचे है क्या मान लिया गया नेगेटिव, ऊपर है क्या मान लिया गया पॉजिटिव। तो फंडा एक ही है बेटा, क्या चीज, ए और इन ब्रैकेट म्यू माइनस, राइट। हमें निकालना है सिस्टम का नेट डेविएशन। तो पहले के लिए पॉजिटिव है तो लिखेंगे ए इन ब्रैकेट μ1 माइनस 1, लिख लिया। दूसरे के लिए नेगेटिव है तो लिखा गया माइनस ए μ2 माइनस 1। तीसरे के लिए पॉजिटिव है तो लिखा गया μ3 माइनस 1। चौथे के लिए नेगेटिव है लिखा गया μ4 माइनस 1। पांचवें के लिए पॉजिटिव है तो लिखा गया ए μ5 माइनस 1। सिंपल, पहला तीसरा पांचवा पॉजिटिव है, पहला तीसरा पांचवा पॉजिटिव है, दूसरा चौथा क्या है, नेगेटिव है। सबको पुट कर दीजिए, आपका नेट डेविएशन एंगल क्या होगा, निकल जाए। हो गया। चलो अब
बात को समझो बेटा, ये देखिए सर, हाँ जी, बात को समझते हैं। चलो मान लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अगर मैं इसे दो हिस्सों में ब्रेक कर दूं, ये देखिए सर ऐसे, तो एक 90 डिग्री ये बना, एक 90 डिग्री ये। अगर आप इसको मानते हो पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट एक ऐसा हो गया नेगेटिव। भाई अगर यहां से कोई रे किसी रे को इंसिडेंट करवाया गया किसी प्रॉपर एंगल पे, और मेरे को इसका नेट डेविएशन एंगल निकालना है, आपको पता है ना दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, क्योंकि आपने एक ही को दो हिस्सों में एज्यूम किया है। तो ध्यान से देखना, सर लिखा गया नेट डेविएशन, अगर लिखा गया ए इन ब्रैकेट म्यू -1, तो दूसरा क्या लिखोगे? माइनस ए इन ब्रैकेट म्यू -1, क्योंकि नेगेटिव होगा अपोजिट। कितना आ गया? यस, यहाँ पे डेविएशन एंगल कितना हो गया? 0, मतलब नो डेविएशन, मतलब नो डिस्पर्शन, क्योंकि बिना डेविएशन के डिस्पर्शन तो होता नहीं है। यही रीजन है बच्चों, ग्लास स्लैब में डिस्पर्शन नहीं होता, क्योंकि उसका नेट डेविएशन एंगल कितना होता है? 0 होता है। तो अब समझ में आया कि प्रिज्म ग्रुपिंग के अंदर अगर आपको नेट डेविएशन निकालना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ बातें और हैं, वो थोड़ा हम आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में समझें। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बेटा आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा था I + E = A + डेल्टा, पहला ये था ना, इस पर ही देखते हैं। कहा गया एक इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, मतलब उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया? 60 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन है, एक इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, ठीक है सर, जिसमें एक रे को 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट करवाए, जिसमें एक रे को प्रिज्म के एक सरफेस पे 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट करवाए। अगर उसका एंगल ऑफ एमरजेंस 3/4 ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर उसका एंगल ऑफ एमरजेंस 3/4 ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, निकाल लो भाई, 3/4 मल्टीप्लाई बाय कितना का 60, कितना आगे बोलो? 45 डिग्री। तो बताइए उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो? क्वेश्चन दोबारा बोलता हूं सर, एक इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म में किसी रे को प्रिज्म के एक फेस से 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट करवाया गया, अगर उसका एंगल ऑफ एमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के 3/4 के बराबर है, तो बताइए सर उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो? देखिए ए गिवन है, आई गिवन है, ई मैंने निकाल लिया 45, फार्मूला होता है I + E = A + डेल्टा। व्हाट इज I? 60, व्हाट इज E? 45, व्हाट इज A? 60, दिस इज डेल्टा, कैंसिल हो गया। लो भाई डेल्टा क्या निकला? 45 डिग्री। तो एक रिलेशन निकला I + E = A + डेल्टा, उससे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। चलिए अब जरा दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा जी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी सर, कहा गया हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, वी हैव अ ग्लास प्रिज्म, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। बच्चों इसका मतलब उसकी ए वैल्यू कितनी है? 60 है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दे दिया 4/3। चलो लिखा गया इन एयर। ठीक सर, एक ग्लास प्रिज्म है, इक्विलैटरल है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। बोला गया भैया अगर इस ग्लास प्रिज्म को मैं वाटर के अंदर डिप कर दूं, तो बताइए किसी इंसिडेंट रे के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो? अगर मैं इस ग्लास प्रिज्म को वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 वो गिवन होगा, अगर मैं उसके अंदर डिप कर दूं, एक मिनट ये थोड़ा मैंने गलत दे दिया है, एक मिनट रुकिएगा जरा जी। ये देखिए सर, हमारे पास इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, तो ए वैल्यू कितनी हो गई? 60। सर ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 होता है, और अभी किसमें लिखा गया? एयर में। अब क्या कहा गया भाई कि हमने इस प्रिज्म को किसी लिक्विड के अंदर डिप कर, वो लिक्विड है क्या? वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। तो बताइए अगर एक रे को इसके किसी एक फेस पर इंसिडेंट करवाया जाए, तो बताइए उसके लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो? आइए बात को समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जो मेरा प्रिज्म है वो किसका बना बेटा? बोलो, ग्लास का बना हुआ है। इसके चारों तरफ आपने क्या भर दिया? पानी भर दिया, राइट, वाटर भर दिया। तो बताइए रे कहां से कहां आएगी? वाटर से ग्लास की तरफ या ग्लास से वाटर की तरफ? ऑफ कोर्स वाटर से ग्लास की तरफ। तो अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा? μg/μw। यस, सेकंड मीनिंग क्या है? ग्लास है, तो लिखा गया 3/2 और वाटर का हो गया 4/3। क्या निकला बोलो? 9/8। अब सुनो सर, फॉर्मूला था म्यू = sin A + डेल्टा m/2 डिवाइड बाई, आगे क्या लिखा गया? sin A/2। यही था बेटा।
चलिए हमने लिखा यहाँ पे 9/8, जी सर, साइन की जगह पे साइन, ए की जगह पे 60, डेल्टा m/2 वो मेरे को चाहिए, और ए की जगह पे लिखा गया 60/2। आइए सर, यहां लिखा गया 9/8 साइन 30, ये साइन 30 कहां से आ गया भाई? देखो ध्यान से, साइन 60/2 कितना आ गया? साइन 30, मैंने इसको इधर लिख दिया, राइट। और बेटा जी यहां पे लिखा गया साइन 60 प्लस डेल्टा m/, ओके। आपको पता साइन 30 कितना होता है? 1/2। आप 1/2 लिखोगे निकलेगा 9/60, और यहां लिखा जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। तो इसको काटो, इसको लिखोगे 0.56, और लिखा गया साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, राइट, ये आ गया। अब छोटी सी बात, इतने हिस्से को मैं मिटा देता हूं ऊपर वाले को, थोड़ा सा, ये देखिए इतने हिस्से को मैं मिटाऊं। हाँ जी, अब सुनिएगा बेटा। हाँ जी बेटा, करना क्या है? अब जो आपने यहां लिखा है कितना बेटा जी, लिखा गया साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 इक्वल्स टू 0.56 जी, 0.56। आप इसे अप्रॉक्स 0.6 लिख सकते हो, या नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ये आपका टेबल केस देखेंगे तो साइन 36 डिग्री के बराबर होता है। साइन में 0.56 इक्वल्स टू साइन 36 डिग्री। सर साइन से साइन हट गया बेटा, तो क्या बच्चा बोलो? 60 प्लस डेल्टा m/2 कितना हो गया? 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालिए तो लिखा गया 72। यस, तो जो डेल्टा m निकला बेटा 72 माइनस 60 क्या निकला बोलो? 12 डिग्री। नाउ दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ, राइट। तो फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड बाई साइन a/, क्लियर। अब आता है सर इसी प्रिज्म का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं सर उसके बारे में, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसी फिनोमेना इन्वॉल्व है। सर क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है बेटा? हमारे पास एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, लो बेटा जी, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, तो लिखा गया a इक्वल टू कितना हो गया? 60। हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बेटा, हमने क्या किया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। और बेटा जी इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 गिव, ग्लास का बना है, ऑफ कोर्स कितना होगा? 3/2। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से जी, सुनिएगा बेटा। सर यहां से एक रे को इंसिडेंट करवाया, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, जो कि मेरे को नहीं पता, यही चाहिए। देखा गया जब, अच्छा इस फेस का नाम लिख लो ए, यहां लिखोगे बी, ए सी, ये जो रे है इस ए बी फेस पर इंसिडेंट। जब ये रे आपका यहां पहुंचा, कहां पे? यहां पे, राइट। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, बोला गया जब ये रे यहां पहुंचा तो इस सरफेस पर वो जस्ट TIR को सफर कर जाता, जस्ट TIR, मतलब इसकी ई वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। इसी को कहते हैं जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन सुनिए, किसी इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म में उसके एक फेस पे किसी रे को कितने डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट करवाया जाए ताकि जब वो रे दूसरे फेस से पहुंचे कंप्लीटेड जस्ट TIR, जस्ट TIR। याद है बच्चों? ये देखिए नॉर्मल था, एक रे यहां पे आती थी, इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाती थी। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता था तो इसको बोलते थे क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज जस्ट TIR। वही कह रहा हूं सर, वही कह रहा हूं सर, कि अगर इस सरफेस पर रे जस्ट TIR हुई तो उसका एंगल ऑफ एमर्जेंस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसी को कहेंगे जस्ट TIR। इसी को कहते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग एमर्जेंस। मतलब जो एमर्जेंट रे है वो इस सरफेस को ग्रेज करते हुए जा रही है, सो नाउ दिस फिनोमेनन इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेजिंग एमर्जेंस। तो बात को ध्यान से समझिए, अगर मैं इस एंगल को मान लूं R1 और इस एंगल को मान लूं R2, तो बालक R2 तो C के बराबर हो गया। क्यों? बोला गया ना, अगर इसका यहां पे जस्ट TIR है, अगर जस्ट TIR है तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये जो R2 है वो क्या बन गया? C। लो भैया R2 आपका C बन गया। तो मैं इसको हटा देता हूं सर, अब ध्यान से देखिए जी, ये लीजिए R2 आपका C हो गया। आपने पढ़ा था सर, ध्यान से सुनिए सर, कोसेक C इक्वल्स टू म्यू। किसके लिए भाई? पढ़ाया था, कोसेक C इक्वल्स टू म्यू, और म्यू की वैल्यू गिवन है 1.5। देख लो 3/2 को क्या कहते हैं बच्चे? 1.5 कहोगे सर। सर हमने लिखा यहां पे कोसेक C इक्वल्स टू 1.5, इसको निकालोगे तो लिखा गया कोसेक 42। यस, टेबल से अगर निकाला जाए तो 41 पॉइंट समथिंग आता है, इसको मैंने अप्रॉक्स 42 मान लिया।
ये देखिए, तो जो सी निकला भाई वो क्या निकला, 42 डिग्री निकला। आपने सी निकाल लिया बेटा। बट आपको ये पढ़ाया गया था बेटा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए। यस, बोला था मैंने, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, ए के बराबर होता है। ये देखिए, हमें R1 नहीं पता, R2 कितना हो गया, सी हो गया। सी कितना बोलो, 42, और ए कितना बोलो, 60। तो जो R1 निकला वो कितना निकला, 18 डिग्री। ले बेटा, मैंने ये वाला एंगल निकाला। तो इससे फायदा है। फायदा ये बच्चे, अब लिखेंगे हम यहां से म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन R1। मतलब हमने ए बी सरफेस को लिया, इस ए बी सरफेस को लिया, साइन आई बाई कितना हो गया, साइन R1। अच्छा बेटा, म्यू लिखा गया 3/2, साइन आई वो हमें नहीं पता, और साइन R1 कितना लिखा गया, साइन 18। बेटा ये आ गया 1.5, और आगे लिखा गया साइन 18 डिग्री, और यहां लिखा गया साइन आई। बच्चे यहां लिखा गया साइन दिस 7.5। साइन 18 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्स, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला, मैंने बोला अप्रोक्स 0.3 के बराबर होती है। सर यहां देखिए, अगर इसको सॉल्व करोगे निकलेगा 0.45, अगर मैं इसे अप्रोक्स कर दूं निकलेगा 0.5, जो निकलेगा 1/2। आपको पता है 1/2 कितना होता है, यस 1/2 साइन 30 के बराबर होता है। ये लो, आई निकल गया 30 डिग्री, और आगे लिखा जाएगा अप्रोक्स, क्योंकि मैंने तमाम एंगल्स को यहाँ पे क्या लिया, अप्रोक्स लिया। तो इसमें भी फंडा क्या काम आया सर, देखो एक फंडा काम आया प्रिज्म का, कि भैया इन दोनों का सम किसका होगा, ए के बराबर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दिस इज अबाउट डिस्पर्शन। ठीक है, तो आज मैंने जो टॉपिक खत्म किया वो आपका क्या है, डिस्पर्शन है। चलिए आज यहीं खत्म करते हैं, और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द लेंस। सही बच्चे, अपना ख्याल रखें, अच्छे ढंग से तैयारी करें, एक एक चैप्टर की प्रॉपर रिवीजन करें, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकें आप उसे करिए। धन्यवाद।